अच्छा जी, फर्स्ट ईयर वी वर स्टडिंग रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी और हम इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आपका जो सबस्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो बढ़ाने से एक लिमिट तक एंजाइम का जो है वो रेट बढ़ता है। उसके बाद जब तक सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके एंजाइम को खाली नहीं करता, तब तक जो है वो रेट नहीं बढ़ सकता। फिर हमने कहा था कि ये चेंजेस होती हैं इसकी सबस्ट्रेट लेवल की, मतलब ये दे आर नॉट एक्टिव, दे आर पैसिव। तो आपकी जो रेगुलेशन है वो एक्टिव मैकेनिज्म है, वो कोई और है। आपके एंजाइम की रेगुलेशन जो है नॉट थ्रू सबस्ट्रेट बट थ्रू अदर चीजें। मेटाबोलाइट्स फ्लो आपने कहा था कि ये मल्टी यूनिट डायरेक्शनल है, मींस ए जो है बी में कन्वर्ट होगा, बी इनटू सी कन्वर्ट होगा, और उस वक्त क्या होगा, जो सी है जैसे ही बनेगा किसी और पाथवे में चला जाएगा। तो इसीलिए यूजुअली आपके जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो भी आपके यूजुअली यूनी डायरेक्शनल होते हैं, एक तरफ होते हैं, ठीक है, दे गो फ्रॉम ए टू बी टू सी, और बहुत कम होता है कि वो सी से वापस बी से वापस ए जाए, ठीक है जी। सो दे आर यूनी डायरेक्शनल। नंबर 2, फिर आपने कहा था कि अल्लाह ताला ने कंपार्टमेंट के अंदर इसीलिए रखे ताकि आपकी रेगुलेशन आसान हो जाए, आपकी रेगुलेशन आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम का तो जितनी चीजों को तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, वो लाइसोसोम्स के हवाले कर दें, ठीक है, और लाइसोसोम्स के अंदर होगा वो सारा कुछ। इसी तरह फैटी एसिड की सिंथेसिस साइटोसोल में होगी, लेकिन उनकी ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ठीक है, ताकि एक कंपार्टमेंट में सिंथेसिस हो रही है और दूसरी जगह पे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आपकी रेगुलेशन जो है, आपका कंट्रोल लेवल जो है वो आसान हो जाएगा। फिर आपने कहा था कि आपने जब इसको कंट्रोल करना है तो आप एक ऐसे एंजाइम को पकड़े, कंट्रोल करें जो रेट लिमिटिंग हो, ठीक है, और वो ऐसा एंजाइम हो, ठीक है, कि वो दूसरों से भी थोड़ा सा स्लो हो और उसको इतनी आसानी से जो है ना वो ना हो रहा हो। क्यों? क्योंकि उसका रेट लिमिटिंग रिएक्शन है, उसकी एनर्जी जो है तो ओवरकम करने के लिए उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो आपने वो रिएक्शन को पकड़ना है और वो आपको यूज करना है एज कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, ठीक है जी। तो आपने कंट्रोल करने के लिए ऐसा एंजाइम यूज करेंगे, ठीक है, जो कि बॉटलनेक या रेट लिमिटिंग रिएक्शन हो, ताकि आपका जो मेटल, ताकि आप इसको एक को कंट्रोल करेंगे तो पूरे पाथवे को आप कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छा, इस तरह क्या करेंगे, या आप ये भी कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि आप एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ा दें या उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी बढ़ा दें। तो अब जो हमारी ये होनी है जो रेगुलेशन, वो इसी पे होनी है कि क्वांटिटी किस तरह बढ़ा सकते हैं आप और कैटालिटिक एफिशिएंसी किस तरह बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सिंथेसिस एंड डिक्रीजिंग द डिग्रेडेशन, और कैटालिटिक एफिशिएंसी आप बढ़ा सकते हैं सिंपली बाय एलोस्टेरिक या कोवेलेंट। तो आपकी रेगुलेशन, इस ये जो जुमला है ये वाला, इसी के अंदर आपकी रेगुलेशन जो ना वो है, समरी है। एग्जाम्पल, आपने एस्टाइल को कार्बोक्सिलेज को अगर काबू कर लिया, अगर आपने इसको इनहिबिट कर दिया तो आपने मेलेनिल को एक इनहिबिट कर दिया, ये इनहिबिट हो गया तो आपकी फैटी एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। रेट लिमिटिंग स्टेप याद रखें, आपके एंजाइम्स हैं, दे आर द गवर्नर्स, योर एंजाइम्स आर द गवर्नर्स ऑफ मेटाबॉलिक फ्लक्स, ठीक हो गया। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम अब जो हम ड्रग्स यूज करते हैं वो हम इन एंजाइम्स के अगेंस्ट यूज करते हैं। आपके एंजाइम्स गवर्नर्स हैं, ये कैटलाइज करते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप्स, ठीक है, और हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो इन एंजाइम्स को टारगेट करती हैं ताकि आप इनको इनहिबिट कर सकते हैं और अपनी मर्जी का काम करवा दें। हमने एक एग्जांपल स्टैटिन ड्रग्स की पीछे कंपेटिटिव इनहिबिशन में भी पड़ी थी, और हम दोबारा फिर यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? कैटालिटिक कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? अगर क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इज मोर तो आपकी कैटालिटिक कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अगर उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी ज्यादा है आपकी तब भी कैटालिटिक कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो व्हाट इज कैटालिटिक कैपेसिटी एंड व्हाट डज इट डिपेंड अपॉन? आपकी कैटालिटिक कैपेसिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ concentration of the enzyme molecules multiplied by the intrinsic catalytic activity। अच्छा जी, जितना एंजाइम मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे या जितनी इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, आपके एंजाइम की कैटालिटिक कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। सो दिस इज वन वे, ये एक तरीका है जिसमें आप उसको रेगुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन को डिस्कस करेंगे और हम इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो आपकी आ गई एंजाइम क्वालिटी नंबर वन आपका आ गया एंजाइम क्वांटिटी, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी प्रोटीन्स बनती हैं, टूटती हैं, ठीक है, अपनी जिंदगी पूरी करके तो वो उसके बाद डिग्रेड हो जाती हैं, हम इसको कहते हैं प्रोटीन टर्नओवर। अच्छा,
व्हाट हैपेंस ओवर हियर, आपकी कुछ प्रोटीन्स होती हैं कि जिनकी जो टर्नओवर या जो प्रोटीन टर्नओवर है प्रोसेस, वो इतना कॉन्स्टिट्यूटिव होता है कि वो हर वक्त आपके पास मौजूद होती हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोटीन्स या एंजाइम्स वो हैं जो हर वक्त काम कर रहे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव या आपके जो हाउस कीपिंग एंजाइम्स या प्रोटीन्स हैं, दे आर वर्किंग ऑल द टाइम्स, दे आर वर्किंग ऑल द टाइम्स। ठीक हो गया? अच्छा, नाउ व्हाट कैन यू डू, आप अपने एंजाइम्स को बहुत सारे तरीकों से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों से। फॉर एग्जांपल देखें जी, अगर आपकी एंजाइम की सिंथेसिस जो है दैट इज मोर, अगर आपकी एंजाइम की सिंथेसिस इज मोर एंड द डिग्रेडेशन इज लेस, तो आपके एंजाइम ज्यादा सिंथेसाइज होंगे। तो आपकी ये जो है नेट बैलेंस कि आपके हाथ में कितना एंजाइम है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनों को सिंथेसाइज किया और कितने ब्रेक डाउन हुए, नंबर वन। सो सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, इसके ऊपर नेट बैलेंस जो है वो डिपेंड करता है ऑफ योर एंजाइम। अच्छा, पहला आपका रेगुलेशन पॉइंट आया, ये उसी के हवाले से है, सिंथेसिस के हवाले से, कि आपकी सिंथेसिस के हवाले से कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। आप एंजाइम को इंड्यूस कर सकते हैं, आप रिप्रेस कर सकते हैं। मींस आप किसी भी पाथवे में, किसी भी स्टेप में आपका जो रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं या दूसरे एंजाइम्स हैं, आप इनको इंड्यूस कर सकते हैं, उनकी सिंथेसिस बढ़ा सकते हैं, या आप किसी और तरीके से उनको रिप्रेस कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। सो आइदर यू कैन इंड्यूस, ठीक है जी, द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, और यू कैन सप्रेस द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम सिंथेसिस आपको पता है कि ये कहाँ कैसे होता है? ऐसे ही होता है जैसे आपकी प्रोटीन्स बनती हैं, और डी इसका मतलब है कि डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, एंड दे आर गोइंग टू डिसाइड, ये आपको सीक्वेंसेस होंगे जो आपके रेगुलेटरी प्रोटीन्स और इन सब चीज़ों को वो करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो देखें, आपका जीन है, उसने जीन इंडक्शन हुई, वर्क ऑर्डर दे दिया और जीन ने अपना काम कर दिया, आपका एंजाइम जो है वो एक्स्ट्रा बन गया। दूसरी तरफ क्या हुआ, वो एंजाइम को जब उसको जीन को रिप्रेस कर दिया, उसने एंजाइम को रोक दिया, यानी कि इधर इसको काम करने दिया और इधर इसको काम करने से रोक दिया। सो इंडक्शन एंड रिप्रेशन। नाउ इट डिपेंड्स कि आपने क्या करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखने वाली, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एंजाइम्स को करेंगे, इंड्यूस करेंगे, तो आपकी एक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगी। आप एंजाइम्स को रिप्रेस करेंगे, एक्टिव साइट्स कम हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, कीपिंग दिस इन माइंड, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि दैट इज इंपॉर्टेंट, enzymes subject to regulation of synthesis are those that are needed at one stage of development। ठीक है ना, आपकी सिंथेसिस के रेगुलेशन है वो एक खास जगह पे आपको चाहिए, या सिलेक्टेड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस आपको इसकी एंजाइम की सिंथेसिस चाहिए। अच्छा, कीपिंग दिस इन माइंड, सो दैट मींस यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेगुलेशन और द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स किसी खास एक डेवलपमेंट की जगह पे या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में। और ये वाला प्रोसेस जो है ये इतना फास्ट नहीं होता। देखें, आपको एंजाइम को सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए से स्टार्ट करना पड़ता है, डीएनए से उसके बाद आरएनए, आरएनए के बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और राइबोसोम्स वगैरह वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू रिक्वायर। ऑन द अदर हैंड, आपके जो एंजाइम जो कॉन्स्टेंटली यूज में है, कॉन्स्टेंट यूज, वो बेतहाशा बनते रहते हैं, दे आर नॉट रेगुलेटेड, क्योंकि इनको रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके किचन में सुबह दोपहर शाम लगातार जो है वो कोई ना कोई चीज पक रही है, ठीक हो गया, तो आप क्या करते हैं, आप जो सामान इस्तेमाल का है आप उसको नाप तोल के नहीं लाते, आप उसको ज्यादा मिकदार में लेके आते हैं और आप सामान को पूरा करते रहते हैं। चाय पत्ती वगैरह, चीनी, नमक वगैरह, आप इनकी क्वांटिटी को पूरा रखते हैं, आप इनको कम नहीं होने देते, ठीक है ना। तो आप लगातार कॉन्टिन्यूसली ये एंजाइम सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। इनको रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, दे आर यूजुअली नॉट रेगुलेटेड। क्यों? क्योंकि एक चीज जिसने 24 घंटे इस्तेमाल होना है, जिसने होना ही इस्तेमाल है, और इस्तेमाल के अलावा इसने रुकना नहीं है, तो देयर इज नो नीड ऑफ रेगुलेशन, ठीक है जी। सिमिलरली, अगर आप प्रोटीन्स को इसी तरह रिप्रेस कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये आपके पास कि अगर आप अपने एंजाइम्स को एलोस्टेरिकली या कोवलेंटली, ठीक है, अगर आप उनको करेंगे, इंड्यूस करेंगे या रिप्रेस करेंगे, तो ये सेकंड्स टू मिनट्स में होगा, ठीक है, सेकंड्स टू मिनट्स। लेकिन अगर आप एंजाइम को करेंगे, हम कहेंगे जी एंजाइम्स को हम बना लें,
हम उनको इंड्यूस कर लें, सिंथेसाइज कर लें, तो याद रखें प्रोटीन सिंथेसिस इज स्लो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन सिंथेसिस आर स्लो। घंटे लग सकते हैं, डेज लग सकते हैं आपकी प्रोटीन्स या एंजाइम्स को इंड्यूस करने में, लेकिन अगर आप इनको एलोस्टेरिकली या कोवलेंटली करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपको सेकंड्स के अंदर, मिनट के अंदर जवाब मिल जाएगा। मींस आपको रिस्पांस जो है, आपको जो रिजल्ट है, सेकंड्स में या मिनट्स में मिल जाएगा। तो दो चीजें आपको यहां समझ आ जानी चाहिए कि आपकी एंजाइम की सिंथेसिस, ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर आपने एंजाइम्स को सिंथेसाइज करके बढ़ाना है तो इट इज अ स्लो प्रोसेस। अगर आपने उनको एलोस्टेरिकली या कोवलेंटली मॉडिफाई करना है और इस तरीके से आप उनको रेगुलेट करना चाहेंगे, तो ये सेकंड्स या मिनट्स के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा ये होता है। क्यों? क्योंकि आपने मिनट्स या सेकंड्स के अंदर अंदर आपने कोई चेंज लानी होती है, तो यू डू इट एलोस्टेरिकली या कोवलेंटली। और आगे जब आप मेटाबॉलिज्म में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बेतहाशा जगह आपको ये रेगुलेशन मिलेगी। हर जगह, ऑलमोस्ट एवरीवेयर आपको एलोस्टेरिक या कोवलेंट मॉडिफिकेशन मिलेगी जो आपके एंजाइम को रेगुलेट करेगी। अच्छा जी, कीपिंग दिस इन माइंड, अब देखें एंजाइम की सिंथेसिस भी है, एंजाइम की डिग्रेडेशन भी है। एंजाइम्स को आपने बना लिया, ठीक है, डिग्रेडेशन कैसे करेंगे? आपने ये पहले भी पढ़ा था, आपका यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम 26S। इसके अंदर 30 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं जो हॉलो सिलेंडर की तरह होते हैं, ठीक है, और ये सिलेंडर के अंदर इनके एक्टिव साइट्स होते हैं। अब जिस प्रोटीन को आपने ब्रेक डाउन करना होता है, उस सबस्ट्रेट को या प्रोटीन को, एंजाइम को, उसके साथ उसको यूबिक्विटिन के साथ टैग कर देते हैं। टैग लग जाता है। जब ये टैग लग जाता है तो दिस इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस प्रोटियोसोम सिस्टम। तो उस सबस्ट्रेट को अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। पहले उसमें से यूबिक्विटिन को हटा दिया जाएगा, उसको अनफोल्ड करके इसके अंदर से इंटरनलाइजेशन किया जाएगा, इसके अंदर से पास किया जाएगा, और अमाइनो एसिड्स की एक्टिव साइट अंदर की तरफ होती है, तो वो इस प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड्स बना देगी। और ये बहुत जरूरी है आपका ये सिस्टम। अगर आपकी प्रोटीन्स डिफेक्टिव हैं, अगर आपकी प्रोटीन्स अपनी जिंदगी पूरी कर चुकी हैं, या आपकी प्रोटीन्स है वो एबरेंट है एंड दे आर नॉट यूजफुल, दे हैव टू बी डिग्रेडेड। तो आपका एक तरीका जो रेगुलेशन का है वो आपका सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, या सिंथेसाइज कर ले, एंजाइम्स को ज्यादा कर ले, या जो खराब है उनको डिग्रेड कर ले। और इनका बैलेंस, द बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूबिक्विटिन ये एक छोटी सी प्रोटीन है, ठीक है ना। उसके बाद ये उसको टैग करती है विद अमाइनो ग्रुप ऑफ द लाइसिल रेसिड्यूज, ठीक है। लाइसिल रेसिड्यूज के अमाइनो ग्रुप के साथ जाके उसको जोड़ देगी यूबिक्विटिन को। अब आपकी प्रोटीन टैग होगी। व्हाई इज इट टैग? क्यों आपको तोड़ना है? रेगुलेटेड डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स। आपने जो प्रोटीन्स आपके लिए विच आर सपोज्ड टू डिग्रेड, उनको निकालना है, ठीक है। फिर क्या है? रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव या एबरेंट स्पीशीज। आपने एबरेंट स्पीशीज को निकालना है वहां से, डिफेक्टिव प्रोटीन्स को। यू आर सपोज्ड टू डू इट। आपकी बॉडी जो है, आपकी नॉर्मल प्रोटीन्स का टर्नओवर, आपके डिफेक्टिव प्रोटीन्स का टर्नओवर, उनको निकालना चाहिए। और उसके अलावा आपका ये सिस्टम जो है, अगर तमाम उन एंजाइम्स को, प्रोटीन्स को तोड़ देगा, क्यों? जिनका प्रोस्थेटिक ग्रुप डैमेज हो गया है, क्योंकि वो बेकार हो गई। अगर उनकी सिस्टीन या हिस्टिडीन रेसिड्यूज की ऑक्सीडेशन हो गई है, तब भी वो बेकार हो जाएगी। अगर उनकी एस्पैराजीन जो है उसमें से अमाइनो ग्रुप निकल गया है, या ग्लूटामीन में से डीएमाइडेशन हो गई है, ठीक है, अगेन दैट इज गोइंग टू बी सपोज्ड टू बी रिमूव्ड। तो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर प्रोटीन, चाहे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पूरी कर ली है, फाइन। अगर वो डिफेक्टिव है तब भी रिमूव कर दो, एबरेंट है तब भी रिमूव कर दो, ठीक है जी। अगर उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप में, यानी उसकी फंक्शनल कैपेसिटी, फिजिकल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी अगर मुतासर हो गई है, अगर वो वाला जो एंजाइम या प्रोटीन है वो अपनी फंक्शनली कॉम्पिटेंट नहीं रही, क्यों? अगर खुदा ना खास्ता उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप जाया हो गया, डैमेज हो गया, या उनकी अमाइनो एसिड्स की ऑक्सीडेशन हो गई या डीएमाइडेशन हो गई, तो इसका मतलब है अब आपकी ये वाली प्रोटीन या ये वाली एंजाइम, ये जो एंजाइम है, ये अब फारिग हो गया। यू हैव टू रिमूव इट। इसीलिए हमने यहाँ पे क्यों डिग्रेडेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
हमने कहा था एंजाइम इंडक्शन एंड रिप्रेशन मींस एंजाइम की सिंथेसिस या तो इंड्यूस करो या उसको रिप्रेस कर दो, ठीक है जी। और आपने कहा कि ये इसकी इंडक्शन के लिए आपको डीएनए के लेवल पे जाके आप उसकी सिंथेसिस को बढ़ा दें, ठीक है, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये इंडक्शन है व्हेन द एंजाइम एक्टिविटी इज इंक्रीज एंड रिप्रेशन व्हेन द एंजाइम एक्टिविटी इज डिक्रीज, ठीक है। और ये आपकी एंजाइम रेगुलेशन जो सिंथेसिस है ये खास सिलेक्टेड मामलात में होती है, ये बार बार रोज रोज नहीं होती। रोज रोज से मुराद ये है कि होती है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में। और एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी थी कि आप खाना जब खाते हैं तो जब ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होती है तो क्या होता है, आपकी इंसुलिन की सिक्रीशन एंड रिलीज दोनों बढ़ जाती है, ताकि, ठीक है। और क्या होता है, ये जब बढ़ती हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, आपके जो ग्लाइकोलिसिस के जो की एंजाइम्स हैं दे आर गोइंग टू बी स्टिमुलेटेड और ग्लाइकोलिसिस तेजी के साथ हो जाएगी। तो सिंथेसिस भी होगी अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होगी, नंबर वन। और याद रखें जो एंजाइम्स कॉन्स्टेंटली बनते हैं उनकी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस स्लो है, लेकिन एलोस्टेरिक या कोवलेंट मॉडिफिकेशन जो है वो आपको सेकंड्स या मिनट्स के अंदर रिजल्ट दे देगा। दे आर वेरी फास्ट। ये वाली रेगुलेशन बहुत फास्ट है और प्रोटीन सिंथेसिस वाली रेगुलेशन जो है दैट इज स्लो। अच्छा, फिर आपने सिंथेसिस के बाद एंजाइम डिग्रेडेशन, यू हैव टू डिग्रेड। क्यों? क्योंकि एक चीज जो आपके काम की नहीं है, जिंदगी पूरी कर गई है, डैमेज हो गई है, फंक्शनल कॉम्पिटेंसी खराब हो गई है, रिमूव द प्रोटीन, रिमूव द एंजाइम, ठीक है जी। अच्छा, अब आपकी आगे दूसरी, ये आपका खत्म हो गया आपका एंजाइम की सिंथेसिस वाला जो पहला था, एंजाइम सिंथेसिस इंडक्शन एंड रिप्रेशन, ये खत्म हो गया। यहाँ पे पहली रेगुलेशन जो पार्ट 1 है वो खत्म हो गई, ठीक है। नाउ वी कम टू द अदर वन दैट इज योर नंबर, योर क्या कहते हैं इसको, ये वाला रेगुलेशन ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। अब रेगुलेशन ऑफ जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो ये है कि आप उसको एलोस्टेरिकली मॉडिफाई करें, मींस कि उसके एक्टिव साइट के अलावा किसी और एक्टिव साइट पे कोई ऐसी चेंज करें जिसके साथ एंजाइम के अंदर फौरन उसके अंदर वो काम उसका तेज हो जाए, या आप उसके साथ कोवलेंटली किसी चीज को अटैच करें, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है जी। सो रिमेंबर, आपकी अब आ गया आपका कैटालिटिक एक्टिविटी। आपकी कैटालिटिक जो एक्टिविटी है दैट इज वेरी फास्ट, इट इज वेरी क्विक, विद इन सेकेंड्स, ठीक है जी। एलोस्टेरिक या कोवलेंट दोनों के दोनों दे आर वेरी फास्ट, ठीक है जी। तो जब आपको जल्दी काम चाहिए होता है, फौरन आपने सेल के अंदर फौरन काम करवाना है, तो यू विल गो फॉर एलोस्टेरिक या कोवलेंट मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर आपका स्लो और लॉन्ग टर्म है, अडेप्टिव है, आराम आराम से आपने काम करना है, तो यू विल गो फॉर द सिंथेटिक प्रोसेसेस, यू विल गो फॉर द चेंजेस इन प्रोटीन, ठीक है, जो कि आपके लॉन्ग टर्म अडेप्टिव रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। तो एक चीज आपके ज़हन में आ जानी चाहिए कि आपकी जो आहिस्ता आहिस्ता जो काम होते हैं दे आर द लॉन्ग टर्म अडेप्टिव प्रोसेसेस एंड दिस इज स्लो। और जो आपकी एलोस्टेरिक या कोवलेंट होती है दिस इज फास्ट, ठीक हो गया। तो आ गया आपका, ये आ गया नंबर बी आपका, आई शुड से, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके अंदर जो चीज आपकी आती है ये भी बेसिकली बी आपका यहाँ से शुरू हो गया, नंबर 2 आपका शुरू हो गया। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक से मतलब आपको पहले भी पता है, ऑक्यूपाई अनदर साइट, अनदर साइट। तो एक्टिव साइट को छोड़ के किसी भी साइट पे जब आप बाइंड करेंगे तो दैट इज योर एक्टिव साइट, दैट इज योर एलोस्टेरिक साइट। नाउ व्हाट हैपेंस, एलोस्टेरिक एंजाइम जो है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ठीक है, 10 ये वो है जो कि एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पे बाइंड करते हैं एंड दे आर गोइंग टू अफेक्ट द एंजाइम। और उस एंजाइम के अंदर एक कॉन्फर्मेशनल चेंज होगी एंड द एंजाइम एक्टिविटी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। एलोस्टेटिकली आप एंजाइम को एनहांस भी कर सकते हैं, इसको डिप्रेस भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं आप एलोस्टेरिकली। मींस एलोस्टेरिकली आप इसको स्टिमुलेट भी करेंगे, इनहिबिट भी करेंगे। एग्जांपल आपकी ये है, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन काइनेज ए की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो हम इनको कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स को इफेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। और ये देखें यहाँ पे एक एग्जांपल है प्रोटीन काइनेज ए की, जिसमें साइक्लिक एमपी यहाँ के बाइंड हुआ और रेगुलेटरी यूनिट से थे वो लगा हो गए, उसने बाइंड किया रेगुलेटरी यूनिट के साथ, लेकिन काम किया कैटालिटिक यूनिट ने। रेगुलेटरी चुप करके लगा हो गया, कैटालिटिक यूनिट ने जाके काम कर दिया, दैट इज वन थिंग। अच्छा, व्हाट डज द एलोस्टेटिक इफेक्टर डू? दो चीजें, आइदर दे आर नेगेटिव
और दे आर पॉजिटिव, बस बात खत्म। अगर वो एंजाइम एक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं, दे आर पॉजिटिव इफेक्टर्स। अगर वो इफेक्टर्स इसको आप बंद कर देते हैं, दे आर नेगेटिव इफेक्टर्स। और व्हाट विल दे डू? दे कैन डू एनीथिंग। नंबर वन, ये दे कैन ऑल्टर द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, और कैटालिटिक एक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। तो जब एक एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल एंजाइम के ऊपर आके जब जुड़ता है, ठीक है, तो उसके सबस्ट्रेट के साथ जो अफिनिटी है उसको भी इफेक्ट कर सकता है, और कैटालिटिक एक्टिविटी को भी इफेक्ट कर सकता है, और बोथ दोनों काम कर सकते हैं। देखें, अफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, नंबर वन। नंबर टू, मॉडिफाई द मैक्सिमल कैटालिटिक अफिनिटी ऑफ दैट इज ऑफ द एंजाइम। नंबर टू, या तीसरा, दे कैन डू बोथ, दोनों कर सकता है। तो दिस इज व्हाट एलोस्टेरिक इफेक्टर डू। ठीक है जी, बाइंड करेगा किसी और जगह पे, लेकिन कैटालिटिक एक्टिविटी की जो है अफिनिटी और सबस्ट्रेट, अफिनिटी एंड कैटलिज्म दोनों को अफेक्ट कर सकता है, और एक को भी कर सकता है। तो एलोस्टेरिक कहाँ पे आते हैं? एलोस्टेरिक फ्रीक्वेंटली आपका जो कमिटेड स्टेप होता है अर्ली इन द पाथवे। देखें, मेरी बात सुने, आप लाहौर से निकले हैं और आपने इस्लामाबाद जाना है, तो आप लाहौर में पहले डिसाइड करेंगे ना कि आपने इस्लामाबाद जाना है कि नहीं जाना। तो ये आपकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप इस्लामाबाद चले जाएंगे और इस्लामाबाद पहुंच के आप कहेंगे ओहो मैंने तो इस्लामाबाद आना ही नहीं था। ऐसे ही है ना। तो आपका जो ए जो है वो बी में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि उसकी जरूरत है, और अगर जरूरत नहीं है तो उसको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आपका जो कमिटेड स्टेप्स होते हैं दे आर एलोस्टेरिकली कंट्रोल्ड, एलोस्टेरिकली। अच्छा, इस एलोस्टेरिक के अंदर आपके होमोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और आपके हीट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। दो, होमोट्रॉपिक का मतलब ये है जो सबस्ट्रेट जो है वो खुद होमोट्रॉपिक है, मींस जो सबस्ट्रेट है वो खुद वहां पे एंजाइम की कैटाबॉलिज्म को ज्यादा, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को ज्यादा कर रहा है, और उसकी एंजाइम की जो बाइंडिंग और उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज when the substrate itself is the effector। अच्छा, अब आपको यहाँ पे दो आगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलोस्टेरिक एंजाइम्स यू कैन सी फ्रॉम हियर। ये यहाँ पे केएम है, यहाँ पे रिएक्शन वेलोसिटी है। ब्लैक वाला देखिए आपका नॉर्मल है, ये आपका नेगेटिव एलोस्टेरिक है, ये आपका पॉजिटिव है। तो क्या किया दोनों ने? व्हाट हैपेंड? एक ने उसकी एक्टिविटी को कम कर दिया, एक ने उसकी एक्टिविटी को ज्यादा कर दिया। सो व्हाट डिड दिस एलोस्टेरिक एंजाइम्स डू? इन्होंने उस रिएक्शन को, एलोस्टेरिक जो आपके फैक्टर्स थे, उन्होंने एंजाइम एक्टिविटी को या ज्यादा तेज कर दिया, राइट, Pmax तक ले गए, या उसको डिप्रेस कर दिया उन्होंने, बिल्कुल काम से किया। तो ये देखें, यहाँ पे उसको बेहतर कर दिया, उसको रिएक्शन वेलोसिटी को, यहाँ पे उसको डाउन कर दिया। सो दैट इज व्हाई वी से दे आर दिस इज कोऑपरेटिविटी। ठीक है, और जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो वो कोऑपरेटिविटी के जरिए से उसको एनहांस कर देता है द एक्टिविटी। दूसरा आपका आता है हीट्रोट्रॉपिक। जैसे आपने पहले पढ़ा था फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में होता क्या है? ये देखें, ए का बी में कन्वर्ट हो रहा है, सी भी बी में हो रहा है। अब बी जो है वो मेन है, बी कैन बी इजिली कन्वर्टेबल टू डी एंड बैक। ठीक है। अच्छा, जब डी बन के जब आगे चल पड़ता है, डी इंटू ई इंटू एफ इंटू जी, ठीक है, व्हाट यू सी, जब जी की कॉन्सेंट्रेशन पूरी हो जाएगी तो जी विल कम बैक, और वो जो एंजाइम डी और ई के दरमियान है उसको एलोस्टेरिकली इनहिबिट करेगा, और हम इसको कहेंगे हीट्रोट्रॉपिक इफेक्टर। हीट्रोट्रॉपिक। अब देखें, आपका ये जो इफेक्टर है ये इसका और सबस्ट्रेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी शक्ल और सूरत उससे बहुत फर्क है, राइट। लेकिन इस एंजाइम के ऊपर एलोस्टेरिक साइट है जिसके ऊपर आके जी ने बाइंड किया, और जी ने क्या किया, ठीक है, जी ने आके इसको रोक दिया। ये नेगेटिव का निशान है, इसका मतलब है फीडबैक। अब क्या होगा, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा और डी ई में कन्वर्ट नहीं होगा, ई नहीं बनेगा तो जी भी नहीं बनेगा। सो व्हाट इज दिस बेसिकली? बेसिकली आपका जो पहला स्टेप था, ये वाला जो इंपॉर्टेंट कमिटेड स्टेप था, इस जी ने आके उसको रोक दिया। तो बजाय आप अनलिमिटेड जी बनाने के, जब आपकी जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, यू कैन स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ जी बाय इनहिबिटिंग दिस कमिटेड स्टेप। ये इसका हेटेरोट्रॉपिक इफेक्ट। सो रिमेंबर, यू आर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ सबस्ट्रेट्स, और आपको जब वो चाहिए, जितनी चीज चाहिए उतनी जब बन जाएगी
तो उसके बाद आपका ये कमिटेड स्टेप जो है ये रुक जाएगा। ठीक है जी, दिस इज वन थिंग, फीडबैक। तो जी इज द नेगेटिव एलोस्टेरिक फैक्टर, ठीक है ना, उसने फर्स्ट कमिटेड स्टेप को जाके रोक दिया, ठीक है, और बात खत्म होगी। आपकी जो है जो सबस्ट्रेट्स है उसकी रेगुलेशन भी हो गई, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो भी हाथ में आ गया, आपका जो है मशीनरी ओवरवर्क नहीं किया, आपके सबस्ट्रेट्स जो है वो जाया नहीं हुए। अब ये जो फीडबैक इनहिबिशन है ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कंपेटिटिव, नॉन कंपेटिटिव, कुछ भी हो सकता है। आपके ये जो एलोस्टेरिक इफेक्ट्स हैं या तो ये केएम पे इफेक्ट करेंगे, राइट, या ये वी मैक्स पे करेंगे, दो पे कर सकते हैं। अगर आपके एलोस्टेरिक इनहिबिशन जो है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है, अगर ये डिपेंड करता है कि ये किसको अफेक्ट करती है, ये कॉम्पिटिटिव है आपकी एलोस्टेरिक इनहिबिशन या नॉन कॉम्पिटिटिव है। अगर कॉम्पिटिटिव है तो इसका मतलब है आपके के सीरीज है, मींस आपके अफिनिटी को केएम को अफेक्ट करेगी। अगर आपका एलोस्टेरिक इनहिबिशन नॉन कॉम्पिटिटिव है तो इसका मतलब है कि आपके वी सीरीज को अफेक्ट करेगी। सो आपके रेगुलेटेड एंजाइम्स वो हैं विच आर अफेक्टेड, whose KM is affected, K series, और जिनका V max affected है, that is known as V series। तो एलोस्टेरिक फैक्टर्स आपके अफिनिटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स आपके V max को भी अफेक्ट कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना याद रखना है, इसकी डिटेल्स हमें नहीं चाहिए। और फिर ये भी याद रखें कि आपके हार्मोन्स जो हैं ये भी एलोस्टेरिक सेकंड मैसेंजर्स के थ्रू काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्मोन जब आके उसके साथ अटैच करता है रिसेप्टर के साथ, तो उसके रिस्पॉन्स में सेकंड मैसेंजर्स बनते हैं, लाइक साइक्लिक एएमपी 35, कैल्शियम, या साइक्लिक जीएमपी, या फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल। तो व्हाट आर दे? दे आर सेकंड मैसेंजर्स, ठीक है। सो दिस इज आल्सो एलोस्टेरिक, मींस कि आपके हार्मोन की वजह से उसने काम करवाया और उसने आगे से कहा, उसने ये बना दिया, इसने आगे से जाके अपना काम करवा दिया। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सो व्हाट हैव वी सीन इन योर एलोस्टेरिक? एलोस्टेरिक के अंदर हमने ये देखा कि योर एलोस्टेरिक जो है ये आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है और ये बड़ी तेजी के साथ होगी, जिसको आप एलोस्टेरिक या कोवेलेंट कहते हैं। दे आर वेरी फास्ट एंड दे अकर इन सेकंड्स या मिनट्स, ठीक है। फिर आपने कहा एलोस्टेरिक साइट अदर देन द एक्टिव साइट, एंड इसकी बाइंडिंग जो होगी उसके कंफर्मेशन चेंज होगी और आपका काम हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, ये अफिनिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, भी नेगेटिव पॉजिटिव। एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट होमोट्रॉपिक, अगर वो सबस्ट्रेट इटसेल्फ है एज अ पॉजिटिव फैक्टर, जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइन है, और दे कैन बी नेगेटिव फैक्टर्स हेटेरोट्रॉपिक, जैसे पीछे जो था वो ब्लू लाइन है। और इसके अंदर आपने हेटेरोट्रॉपिक में आपने फीडबैक को भी देखा कि कैसे आपका जो जी है वो इस कमिटेड स्टेप को रोक रहा है, ठीक। फाइनली आपके एलोस्टेरिक इफेक्ट जो है आपके दे कैन अफेक्ट द केएम, तो हम तो कहेंगे के सीरीज। अगर वो एलोस्टेरिक जो आपके इनहिबिशन है या जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं तो हम तो कहते हैं वी सीरीज एंजाइम्स, ठीक है। तो आपके रेगुलेटेड एंजाइम्स कैन बी के सीरीज या वी सीरीज, और फिर आपके ये सेकंड मैसेंजर। तीसरा और आखिरी आपका जो है आपकी रेगुलेशन है, दैट इज कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन विच कैन बी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो आपकी तीसरी रेगुलेशन, पहली आपने की एक एंजाइम की सिंथेसिस की, दूसरी आपने की एलोस्टेरिक, तीसरी आपकी कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। तो आपकी तीन एंजाइम की रेगुलेशन है, तीन तरीके हैं, और हम तीसरे तरीके पे पहुंचे हैं। नंबर 1 पार्शियल प्रोटियोलाइसिस, ये भी एक तरीका रेगुलेट करने का, और दूसरा फॉस्फोरिलेशन, ठीक हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर आपकी हो जाए किसको कहते आप कहते हैं इसको, अगर आप एक प्रोटीन को तोड़ देंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे पेप्टाइड बॉन्ड को, ठीक है, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू डू इरिवर्सिबल, द प्रोटियोलाइसिस कॉन्स्टिट्यूट्स इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशन। आपने अगर पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ दिया तो काम खराब हो गया, लेकिन जो आपकी फॉस्फोराइलेशन है ये रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन है, मींस आप फॉस्फेट ग्रुप लगा भी सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप हटा भी सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करेंगे, व्हाट इज पार्शियल प्रोटियोलाइसिस। इससे हाउ डू यू डू योर रेगुलेशन बाय पार्शियल प्रोटियोलाइसिस, ठीक है। एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है, आपके जीआईटी के प्रोटीन्स, और से जरा याद करें, आपको अच्छी तरह पता है कि आपके जीआईटी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है जी। रिमेंबर, आपके ये पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन,
ये किस फॉर्म में होते हैं आपके जीआईडी के अंदर? पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में होता है, काइमोट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजन फॉर्म में होता है। आपका इंसुलिन जो है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में पड़ा होता है, ठीक है। आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो प्रो फॉर्म के अंदर पड़े होते हैं, पता है ना आपको, प्रोथ्रोम्बिन। अच्छा, कोलेजन आपका प्रो प्रोटीन, प्रो कोलेजन, उसके बाद कोलेजन। तो अल्लाह ताला ने ये क्यों बनाई, अल्लाह ताला ने ये प्रो प्रोटीन्स क्यों बनाई, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज पार्शियल प्रोटीयोलाइसिस, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आपकी ये वाले एंजाइम्स बना के पेप्सिन ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन इनके सेल्स के अंदर रख देते, आपके ख्याल से पेप्सिन ने क्या करना था? पेप्सिन ने अपने ही सेल को डिग्रेड कर देना था, ऑटो डाइजेशन। ट्रिप्सिन ने भी वही करना था, काइमोट्रिप्सिन ने भी वही करना था। और अगर आपके क्लॉटिंग फैक्टर जो थे अगर वो मेच्योर फॉर्म में होते तो जहां होते वहीं क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती वहां पे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने आपकी प्रोटीन्स को प्रो प्रोटीन्स में रखा। वाई प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एज योर प्रो प्रोटीन्स, वाई? ये आपके बॉडी की सेफ्टी है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेशन, ठीक है जी। अभी आप देखें प्रो प्रोटीन्स की फॉर्म में बनते हैं, एंजाइम्स है वो आपके प्रो एंजाइम्स या ज़ाइमोजेंस की फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। क्यों प्रो एंजाइम्स? ताकि आपके टिश्यूज की हिफाजत हो जाए। सो दिस इज ऑल्सो रेगुलेशन, दिस इज ऑल्सो रेगुलेशन। अच्छा, जब जरूरत पड़ती है, जब आप खाना खाते हैं आपके स्टमक में खाना जाता है तो क्या होता है, फौरन जो आपका HCl है वो क्या करता है, पेप्सिनोजन से उसका एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड, उसका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस उतारता है और उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन जो है वो आपकी प्रोटीन्स को जो है ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। तो बात खत्म हो गई, ठीक है जी। तो दैट इज दे आर गोइंग टू बी एक्टिवेटेड ओनली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, ठीक है। वक्त से पहले आप इनको एक्टिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं पार्शियल प्रोटियोलाइसिस। अब आपको समझ आ गई कि पार्शियल प्रोटियोलाइसिस से आपने एक प्रो एंजाइम को एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया, काइमोट्रिप्सिनोजन को आपने काइमोट्रिप्सिन में कर दिया, पेप्सिनोजन को आपने पेप्सिन में कर दिया। उसकी छोटा सा एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस हटाया तो इनएक्टिव से आपने एक्टिव कर दिया। सो दिस इज पार्शियल प्रोटियोलाइसिस, दिस इज पार्ट ऑफ योर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, ठीक हो गया। अच्छा जी, सो व्हाई? क्योंकि ऑटो डाइजेशन, आप नहीं चाहते कि आपका पैनक्रियास जो है वो ऑटो डाइजेस्ट हो जाए, तबाही मर जाए उसके अंदर। सो दैट इज व्हाई अल्लाह ताला ने आपके इनको एंजाइम्स को प्रो एंजाइम्स की फॉर्म में बनाया, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपका आ गया आपकी फॉस्फोरिलेशन डिफॉस्फोरिलेशन। ये देखें, ये आपने पार्शियल प्रोटियोलाइसिस पढ़ ली, ये वाली ये हो गई। अब रह गई फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन के अंदर आपने क्या देखना है, सिंपल, आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें, आप फॉस्फेट ग्रुप हटा दें, ठीक हो गया। कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस में बहुत कुछ है, जैसे मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, ये भी दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस। ये भी आपको मॉडिफाई करता है। आप किसी प्रोटीन के साथ मिथाइल लगा दें तो क्या हो जाएगा, आपने वो पढ़ा है ना विटामिन, वो आपने पढ़ा है जो आपकी है मेथ्यूनिन, मेथ्यूनिन के अंदर इट बिकम्स एक्टिवेटेड टू एस एडिनोसिल मेथ्यूनिन सैम, फिर क्या करेगी, वो मिथाइल ग्रुप डोनेट कर सकती है। सो इवन दैट इज आल्सो मॉडिफिकेशन। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगली बात मोस्ट कॉमन देखे ना, तो मोस्ट कॉमन बाय फार इज योर फॉस्फोरिलेशन एंड डिफॉस्फोरिलेशन। तो आपकी मॉडिफिकेशन जो है कोवेलेंट, आपकी मिथाइलेशन एस्टाइलेशन ये भी है, लेकिन ज्यादा जिसको आपने डिस्कस करना है, आपको ज्यादा मिलेगी वो आपको फॉस्फोरिलेशन एंड डिफॉस्फोरिलेशन मिलेगी। फॉस्फेट ग्रुप क्या किया जा सकता है, सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आप फॉस्फेट ग्रुप लगा दें, ठीक है। हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिन, इसके ऊपर आप साइड चेन्स पे एस्पार्टिक एसिड, इसके साइड चेन्स पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दें। तो ये करने से क्या होगा, कुछ आपके एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, कुछ आपके एंजाइम जो है इनहिबिट हो जाएंगे। बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, बाय फॉस्फोरिलेशन या डिफॉस्फोरिलेशन, आपके कुछ एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे, कुछ एंजाइम्स आपके इनहिबिट हो जाएंगे, बस। और ये भी एक रेगुलेशन है, दिस इज ऑल्सो अ रेगुलेशन। तो क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप को लगाया जाता है ऑन दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स या साइड चेन्स, किसी भी जगह लगा के उसको मॉडिफाई करते हैं आप।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर व्हाट यू सी, एक आपकी फैमिली है काइनेजेस की, प्रोटीन काइनेज, वो क्या करता है, एटीपी से फॉस्फेट लेता है, एंजाइम के साथ लगा के एंजाइम को फॉस्फोरिलेट कर देता है। ठीक हो गया। फिर आपका आता है फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, वो क्या करता है, आपके एंजाइम में से फॉस्फेट को हटा देता है। अब आपके प्रोटीन काइनेजेस जो है वो फॉस्फेट लगा देंगे और जो फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेजेस हैं वो फॉस्फेट को हटा देंगे। इसकी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी के अंदर वो ये है कि आपका जो एंजाइम है, कुछ एंजाइम वो फॉस्फोरिलेशन से एक्टिव हो जाएंगे, कुछ एंजाइम्स आपके डीफॉस्फोरिलेशन से एक्टिव हो जाएंगे। कुछ एंजाइम्स को आप फॉस्फेट देंगे एक्टिव हो जाएंगे, कुछ को फॉस्फेट देंगे इनएक्टिव हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा, कि जिसमें से फॉस्फेट हटाएंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा और किसी में से आप लगा देंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन। अच्छा, सो एग्जांपल आपकी ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है, इसको फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे एक्टिव हो जाएगा, इसमें से फॉस्फेट ग्रुप हटा देंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो ग्लाइकोजन सिंथेज है उसको फॉस्फेट ग्रुप देंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, और फॉस्फेट ग्रुप हटा देंगे तो एक्टिव हो जाएगा। सो दिस इज exactly what happens in your enzyme regulation. So lastly आपका regulation of enzyme activity खत्म हो गया। तो ये देखें, ये डिपेंड करता है ऑन द क्वांटिटी ऑफ एंजाइम। ये हमने इंडक्शन रिप्रेशन पढ़ लिया, और फिर हमने सिंथेसिस, इंडक्शन रिप्रेशन, फिर हमने डिग्रेडेशन भी पढ़ा, फिर हमने कैटालिटिक एक्टिविटी के पास गए तो हमने दो पढ़े, एलोस्टेरिक और कोवलेंट। एलोस्टेरिक के अंदर भी आपने होमोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक पढ़ा, और कोवलेंट के अंदर आपने पार्शियल प्रोटियोलाइसिस, वही आपके जो प्रो एंजाइम्स हैं, और आपने फॉस्फोरिलेशन पढ़ा। ठीक है जी, तो ठीक है, CRGR प्लीज आप अटेंडेंस ले लें। ठीक है जी, हम कल से यहाँ से शुरू करेंगे। हमारा एक टॉपिक रह गया, दैट इज द एंजाइम्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। फिर आपके एंजाइम्स है वो खत्म हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं इसका जो PDF है वो मैं आज आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।